हूती के हमले से भड़का है अमेरिका। अमेरिका की ईरान को चेतावनी, हूती को हथियार आपूर्ति बंद करे ईरान, ये कहा है अमेरिका ने। अमेरिका की ईरान से सीधी जंग की चेतावनी भी सामने आई है। ईरान ने हालांकि तैनात की है हाइपरसोनिक मिसाइल, और अमेरिका का यह कहना कि ईरान हूती को हथियार देना बंद कर दे, सीधे तौर पर चेतावनी दी गई है अमेरिका द्वारा। अमेरिका के ऑपरेशन प्रतिशोध के बाद हूती ने प्रचंड बारूदी वर्षा की है। अमेरिका से प्रतिशोध लेने के लिए लाल सागर में हूती ने मिसाइल हमले किए और ग्रीस का एक जहाज जलाकर खाक कर दिया। यमन में हूती के ठिकानों पर हमला करके अमेरिका ने एक बड़े युद्ध का फ्रंट खोल दिया है। अमेरिकी नौसेना ईरान की प्रॉक्सी व्यू रचना में फंस चुकी है। हूती लाल सागर में पर्ल हार्बर जैसा हमला करके अमेरिकी नौसेना को तबाह करना चाहता है। इसके लिए क्रूज और एंटी शिप मिसाइलों का बड़ा जखीरा यमन पहुंच चुका है। आज रात फिर हूती अमेरिकी फौज पर हमले कर सकता है और ये हमले ईरान अमेरिका की जंग का आधार बन सकते हैं। अरब का रण क्षेत्र हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा विनाशक और विस्फोटक होता जा रहा है। पांच 6 फरवरी को अमेरिका ने हूती के ठिकानों पर हमले किए। और उसके पलटवार में हूती संगठन ने लाल सागर में बारूदी वर्षा शुरू कर दी। हूती की मिसाइल फोर्सेस ने अपने मिसाइल लॉन्चर तैनात किए और लाल सागर में मिसाइलों की बरसात कर दी। इन मिसाइलों का निशाना बने ग्रीस और ब्रिटेन के मालवाहक जहाज। ग्रीस का ये मालवाहक जहाज हूती के हमले से जलने लगा। अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा, लेकिन तब तक ग्रीस के जहाज का बड़ा हिस्सा आग की लपटों से घिर चुका था। नेटो सेनाओं की मेरीटाइम फायर ब्रिगेड जहाज पर लगी आग को बुझाने पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बुझने से पहले ही जहाज का बड़ा हिस्सा खाक हो गया। तीन फरवरी के बाद यह हूती का सबसे बड़ा मिसाइल हमला है। इससे पहले हूती ने ब्रिटेन के एक ऑयल टैंकर पर हमला करके उसे जला दिया था। इस हमले में भी ब्रिटेन के ऑयल टैंकर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। बीते 4 दिन में हूती ने 2 बड़े मिसाइल हमले किए हैं। 6 फरवरी को हूती ने ग्रीक जहाज पर हमला किया और यह जहाज हमले में जलकर खाक हो गया। इससे पहले 3 फरवरी को हूती ने ब्रिटिश जहाज पर सटीक मिसाइल हमला करके उसे काफी नुकसान पहुंचाया। फरवरी को हूती ने लाल सागर में 6 मिसाइल हमले किए, जिसमें ग्रीक जहाज नष्ट हो गए। हूती ने दूसरे हमले का टारगेट ब्रिटेन के मालवाहक जहाज को बनाया। लेकिन ब्रिटेन का मालवाहक जहाज हमले से बच गया। हूती के हमले से जले ग्रीक जहाज का नाम स्टार नासिया है। हूती की पहली मिसाइल चूक गई, लेकिन दूसरी मिसाइल स्टार नासिया के डेक पर गिरी। हूती ने ब्रिटेन के मॉर्निंग टाइड मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला किया। ब्रिटेन का मालवाहक जहाज हमले से बच गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि हूती के 3 मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया गया। हूती के ठिकानों पर हमले करने के बाद ही अमेरिका
लाल सागर को सुरक्षित नहीं बना सका है और न ही हूती की शक्ति को घटा पाया है। हूती के पास ईरान से मिला शाहिद 136 आत्मघाती ड्रोन है। इस ड्रोन की रेंज 2200 किलोमीटर तक है। ईरान और हिजबुल्लाह फोर्सेस ने हूती को समद 3 आत्मघाती ड्रोन भी दिया है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। काशिफ 2 के ड्रोन भी हूती के पास बड़ी संख्या में है और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइलों का बड़ा जखीरा हूती के पास है। इनकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। हूती को ईरान से क्रूज मिसाइलें भी मिली हैं। इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। हूती के पास एडवांस्ड स्टेज की बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं और ये 2200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती हैं। इसके अलावा हूती संगठन में 1 लाख से ज्यादा प्रशिक्षित लड़ाके हैं जो किसी भी वक्त हमला करने को तैयार हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट सेंटर फॉर टेररिज्म कंट्रोल की है जो 2021 में तैयार की गई थी। तब से अब तक हूती की ताकत में बहुत इजाफा भी हुआ है। आप हूती की शक्ति का अंदाजा यमन के नक्शे को देखकर लगा सकते हैं। यमन की राजधानी सना है और राजधानी पर सरकार का नहीं बल्कि हूती का कब्जा है। इसके अलावा सदा, अमरान, हज्जा, अल महावित, मरिब, दामर, रेमा, हुदैदा, इब, अलबायदा, ताइज, लाहिज तक का इलाका हूती शिया संगठन के कब्जे में है। नक्शे में नजर आ रहे पीले रंग के सभी हिस्सों पर हूती का कब्जा है। नक्शे पर हल्के आसमानी रंग के क्षेत्र हादी सरकार के नियंत्रण में है, जबकि गहरे आसमानी रंग के क्षेत्र अल कायदा के नियंत्रण में है। सफेद रंग के हिस्से में यमन की बहुत कम आबादी रहती है, जबकि काले रंग की लकीर और निशान यमन के तेल कुएं और सप्लाई पाइपलाइन को दिखा रहे हैं। तेल सप्लाई लाइन का बड़ा हिस्सा भी हूती के नियंत्रण में है। यमन की धरती से इसी मिसाइल पावर के दम पर हूती ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को जल्द संकट में फंसा दिया है। अमेरिका ने हूती को काबू करने के मकसद से ही लाल सागर जलमार्ग पर ऑपरेशन सी गार्डियन शुरू किया, लेकिन उसका यह मकसद रत्ती भर भी पूरा नहीं हो सका। क्योंकि हूती को शक्ति आपूर्ति के पीछे ईरान है। अमेरिका ने ईरान को अरब में छल युद्ध का जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राजदूत ने लिखा कि लाल सागर, इराक और सीरिया में ईरान हथियार सप्लाई कर शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने 5 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक चिट्ठी लिखी। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की नेवी हूती को इंटेलिजेंस मुहैया करा रही है और IRGC के कमांडर ही हूती को हमले के लिए आदेश दे रहे हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की रिपोर्ट है कि ईरान के जहाज हूती की मदद के लिए तैनात है। ईरान हूती को लाल सागर से गुजरने वाले कार्गो शिप की लोकेशन दे रहा है। ईरानी नेवी का युद्धपोत कार्गो के सिग्नल रिसीव करने के बाद उसकी जानकारी यमन में हूती मिसाइल लॉन्च सेंटर को देता है और हूती दुश्मन जहाजों पर मिसाइल हमले कर देता है। दावा यह भी है कि IRGC के कमांडर भी यमन में तैनात हैं। ये कमांडर मेरी टाइम सिग्नल और एंटी शिप मिसाइल के विशेषज्ञ हैं और इन्हीं की निगरानी में लाल सागर में हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के इस आरोप पर ईरान ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को चिट्ठी लिखकर अमेरिका को अरब युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी राजदूत अमीर सैयद इरावनी ने लिखा है
कि IRGC पर अमेरिका के आरोप झूठे हैं। इराक सीरिया में अमेरिका की स्ट्राइक की ईरान निंदा करता है। इन गैर कानूनी हमलों से इराक सीरिया की संप्रभुता पर हमला किया गया है। गाजा युद्ध के बाद ही ईरान ने हूती को लाल सागर के मोर्चे पर बारूद बरसाने का इशारा दे दिया था और अब ये हमले रोजाना तेज हो रहे हैं। सामरिक मामलों के जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की जंग की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के हमले, टैंकों से यूक्रेनी मोर्चों पर गोलाबारी की गई। यूक्रेन का एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम नष्ट हो गया। अमेरिका ने अरब में ईरान और ईरान के समर्थित संगठनों को काबू में करने के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसके बाद अरब में यूरोप जैसी जंग के आसार बनने लगे हैं। अमेरिका अब यूक्रेन वाला दांव इजराइल पर खेलकर ईरान में तबाही मचा सकता है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमला करके इसकी शुरुआत भी कर दी है, लेकिन सवाल उठ रहा है, अगर ईरान ने पलटवार किया तो युद्ध कितना विध्वंसक हो सकता है। कहीं ईरान परमाणु बम का इस्तेमाल न कर दे, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार बना लिए हैं। पहले गाजा, फिर लेबनान और अब सीरिया में इजराइल ने ताबड़तोड़ अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो किसी भी कीमत पर बैकवर्ड पर नहीं आएगा। न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी संगठनों को तबाह कर देगा, बल्कि ईरान पर भी हमला कर सकता है। और इसी का सबूत है ये हमले, जब सीरिया के होम्स में इजराइल ने मिसाइल स्ट्राइक कर डाली। होम्स पश्चिमी सीरिया के अल औरस में पड़ने वाला एक टाउन है। होम्स की अल हमारा स्ट्रीट के पास मिसाइल से हमला हुआ, जिससे कई इमारतें जमींदोज हो गईं। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। एक के बाद मिसाइल अटैक हुए, फिर जोरदार आवाज और आग की लपटें उठने लगी। कहा जा रहा है कि जिस इमारत पर हमला हुआ वो सीरिया में IRGC का सेंटर था। एक तरफ होम्स में IRGC की बिल्डिंग को धराशायी कर दिया, दूसरी तरफ होम्स के पास मौजूद शारत एयरबेस पर भी 2 मिसाइलें दागी गईं। सीरिया आर्मी के मुताबिक एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है। सीरिया आर्मी ने कहा है कि उसकी पोस्ट पर भी हमले किए गए जो एयरबेस के पास थे। जिन जगहों पर हमले हुए उनका लिंक ईरान से था। इस बीच अमेरिका ने भी ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले किए, लेकिन इजराइल ने टारगेटेड अटैक किए, जिससे ईरान को सीधा चैलेंज किया जा सके। ईरान ने गंभीरता को समझते हुए IRGC ठिकानों के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जल्द से जल्द इराक सीरिया में बॉर्डर गार्ड पोस्ट को खाली कर दिया जाए। इन जगहों पर हमले की आशंका है। यानी ईरान को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब अमेरिका और इजराइल एक साथ उसके ठिकानों पर हमला करेंगे।
लेकिन ये पहली दफा है जब इजराइल ने ईरानी ठिकानों पर सीधे हमले किए हैं। अब इजराइल और ईरान में सीधी जंग शुरू हो सकती है, यानी रूस और यूक्रेन जैसे जंग की शुरुआत होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अरब में भी यूरोप जैसा विध्वंसक माहौल बनने वाला है। इस सारे खेल के पीछे अमेरिका है। जैसे उसने रूस के खिलाफ यूक्रेन को आगे रखा, वैसे ही ईरान के खिलाफ वो इजराइल को आगे रखकर तबाही मचा सकता है। दरअसल अमेरिका खुद को मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ पा रहा है। इससे बचने का सबसे सही तरीका उसे यही लगा कि ईरान को काबू में किया जाए, और इसके लिए इजराइल को बहरा बनाकर बड़ा खेल करने की प्लानिंग है। यानी अमेरिका जैसे यूक्रेन को हथियार देकर रूस पर हमले करा रहा है, ठीक उसी मॉडस ऑपरेंडी के तहत ईरान पर इजराइल से हमले कराएगा। इससे अमेरिका ईरान से सीधे टकराव से भी बच जाएगा और रूस चीन के युद्ध में उतरने का खतरा टल जाएगा। वैसे भी इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास को लगातार मदद पहुंचा रहा है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों में ईरान का ही हाथ था। इजराइल ने ईरान और याहिया सिनवार के रिश्तों का सबूत हासिल करने का दावा भी कर दिया है। आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हैगरी ने कहा है कि आईडीएफ को ऐसे सबूत मिले हैं जो सीधे तौर पर ईरान और याहिया सिनवार के संबंध स्थापित करते हैं। 2014, 2020 और 2023 में हमास और ईरान के बीच वित्तीय लेन देन भी हुआ है। आईडीएफ ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों से बरामद सामान है। आईडीएफ को खुफिया दस्तावेज, ईरान की तरफ से हमास को $150 मिलियन फंड ट्रांसफर के सबूत मिले हैं। इसके अलावा हमास के टनल से बैगों में भरा कैश भी बरामद हुआ है। अब इजराइल ने कहा कि वो ईरानी नेटवर्क को तोड़कर रहेगा। यही वजह है कि सीरिया और इराक में मौजूद अपने ठिकानों को ईरान ने खाली करने को कहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या इजराइल आज रात ईरानी प्रॉक्सी और ईरानी ठिकानों पर बड़ा हमला कर सकता है? अमेरिका बार बार कहता रहा है ईरान खुफिया तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। आईएईए यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जानकारी दी है कि ईरान ने एटम बम बनाने के लिए पिछले 20 साल में बड़ी तैयारी की है, जिसमें पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सेंटर बनाकर इस पर काम किया जा रहा है। ईरान की 6 साइट पर अमेरिका नजर बनाए हुए है। फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट और नतांज न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम माइनिंग की जा रही है। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर बनाया है, जहां न्यूक्लियर ईंधन पर निगरानी रखी जाती है। रुदान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और बोनाब एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्तेमाल परमाणु हथियारों पर रिसर्च के लिए किया जा रहा है, जबकि इस पूरे परमाणु कार्यक्रम पर शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी निगरानी रख रही है। और ये काम बेहद गुपचुप तरीके से हो रहा है। पहाड़ों के नीचे होने से साइट पर क्या हो रहा है, इसे अमेरिका की सैटेलाइट भी पकड़ पाने में नाकाम है। यही वजह है कि अमेरिका ईरान से सीधे टकराव से बच रहा है, क्योंकि अमेरिका को शक है कि ईरान ने 2015 की एटमी डील को तोड़कर परमाणु बम बना लिए। इतना ही नहीं, वो लगातार यूरेनियम माइनिंग करके परमाणु बम की अच्छी खासी खेप तैयार करना चाहता है, जिससे अरब में युद्ध होने की स्थिति में पश्चिमी देशों पर हमला कर सके, जिसमें उसका सबसे पहला टारगेट इजराइल होगा। अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रैटेजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट 2023 में दावा किया था कि ईरान 2 हफ्ते में परमाणु हथियार बना सकता है। ईरान के पास रिकॉर्ड समय में परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री और तकनीकी जानकारी है, इसलिए ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां नहीं दे रहा है। दरअसल ईरान खुफिया तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। ईरान का यूरेनियम का उत्पादन परमाणु हथियार बनाने के लेवल तक पहुंचता जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2023 में सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि ईरान पहाड़ों के नीचे परमाणु हथियार बना रहा है। 2 साइट की सैटेलाइट इमेज ली गई थी, नातांज और फोर्दो। दोनों ही अंडरग्राउंड साइट हैं। यहां पर लगातार यूरेनियम माइनिंग की जा रही है।
इसी वजह से ईरान ने यूरेनियम को 84% तक एनरिच करने में सफलता प्राप्त कर ली है। ये उसे परमाणु बम बनाने के लिए आवश्यक 90% यूरेनियम से थोड़ा ही कम है। ईरान पिछले 20 साल से परमाणु बम बनाने में जुटा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन रूस और चीन की मदद से उसने चोरी छिपे परमाणु बम बना लिया है। हालांकि इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिका को घबराहट जरूर है कि युद्ध की स्थिति में ईरान एटमी हमला कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने इजराइल को आगे करके ईरान का खात्मा करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। मिडिल ईस्ट और अरब में छिड़ा युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेता जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन लाल सागर की लड़ाई में बुरी तरह से फंस गए हैं। इसका फायदा पुतिन और उनकी सेना उठा रही है। रूस यूक्रेन पर भीषण हमले कर रहा है। कुछ ही घंटों में हजारों रॉकेट और ड्रोन दागे जा रहे हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए यूक्रेन को महंगी अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। पुतिन की ये वही नई युद्ध नीति है जिससे ज़ेलेंस्की के साथ साथ बाइडेन भी भयभीत हो गए हैं। चौबीस घंटे यूक्रेन के लिए कयामत जैसे रहे। चौबीस घंटे यूक्रेनी धरती पर जबरदस्त तबाही हुई। चौबीस घंटे रूसी सेना ने अब तक का सबसे बड़ा आघात कर दिया। चौबीस घंटे रूस के रॉकेट प्रहार से यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया। रूसी सेना अब अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के बारूद को खत्म करने के प्लान पर काम कर रही है। यही वजह है कि हर रोज यूक्रेनी धरती पर 4 से 5 हजार रॉकेट और ड्रोन दागे जा रहे हैं। रूस के रॉकेट और ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए यूक्रेन को बड़ी तादाद में महंगी मिसाइलें फायर करनी पड़ रही हैं। यूक्रेन में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म होने वाली हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन का खात्मा तय है। रूसी सेना ने सिर्फ डोनेस्क में कुछ ही घंटों के अंदर 2500 रॉकेट की बरसात की। ये तो सिर्फ डोनेस्क का आंकड़ा है। रूस इसी तरह आधा दर्जन फ्रंट पर भीषण रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना का मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है। पुतिन पलटन चाहती भी यही है। जिस दिन अमेरिकी एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, उसी दिन यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ सकता है। यूक्रेन के बचे खुचे बारूद को खत्म करने के लिए रूसी सेना ऑल राउंड अटैक कर रही है। लुहांस्क में रूसी एयरफोर्स ने Ka-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना की पोजीशन को तबाह कर दिया। लुहांस्क में भीषण प्रहार कर रूसी सेना ने एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया है। कोपियांस्क में रूस के सुखोई 34 ने आसमान से मिसाइलें गिराई तो नीचे यूक्रेनी सेना का कमांड पोस्ट तहस नहस हो गया। रूस के ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर जबरदस्त गर्जना कर रहे हैं। 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के फॉरवर्ड पोजीशन पर इसी तरह से हजारों रॉकेट दागे।
रूस की टैंक सेना भी विध्वंसक अंदाज में धावा बोल रही है। टैंक सेना न सिर्फ यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रही है, बल्कि यूक्रेन के हथियार गोदामों को भी जला रही है। डोनेट्स्क में रूस ने फैब 500 बम से यूक्रेन के हथियार डिपो को नष्ट कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में ड्रोन मारकर रूस ने यूक्रेनी सेना की स्ट्राइक ग्रुप को खत्म कर दिया। सबसे बड़ी तबाही रूस की ड्रोन सेना मचा रही है। करीब करीब हर फ्रंट पर इसी तरह से यूक्रेनी सेना के ठिकाने, उसके सैन्य वाहन और हथियारों को ड्रोन से जलाया जा रहा है। रूस की हॉवित्ज़र सेना यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को गोला और बारूद दागकर भस्म कर रही है। खेरसोन में भी रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त तबाही मचाई। हमले में यूक्रेन के दर्जनों सैनिक मारे गए। रूस के बारूदी वज्रपात की वजह से 24 घंटे में यूक्रेनी सेना को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसकी कमर टूट गई है। रूस के हमले में सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेनी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। डोनेट्स्क में यूक्रेन के 485 सैनिक, 21 सैन्य वाहन खत्म हो गए। इसी इलाके में रूसी सेना ने यूक्रेन के एक MiG-29 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया। कुपियांस्क में यूक्रेन के 275 सैनिक मारे गए। रूसी हमले में 10 सैन्य वाहन भस्म हो गए। रूस ने यहां यूक्रेन की 3 आर्टिलरी यूनिट को भी खत्म कर दिया। क्रास्नी लीमन इलाके में यूक्रेन के 240 जवान खत्म हो गए। रूसी हमले में यूक्रेन के 7 सैन्य वाहन और 2 आर्टिलरी यूनिट भी जल गई। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के 115 सैनिक, 5 सैन्य वाहन और 2 आर्टिलरी जलकर खत्म हो गई। वहीं खेरसोन की अगर बात करें तो यहां यूक्रेनी फोर्स के 65 जवान मारे गए, 5 सैन्य वाहन और 4 हॉवित्ज़र भी तबाह हो गए। इस तरह से रूसी फौज ने एक दिन के अंदर ही यूक्रेन के 1180 सैनिक, 48 सैन्य वाहन और 12 हथियारों की कब्र खोद दी। रूस के महाविस्फोट के सामने यूक्रेनी सेना टिक नहीं पा रही है। करीब करीब हर फ्रंट पर उसके पैर उखड़ चुके हैं। अवदीव्का पर रूस कब्जा करने के करीब पहुंच गया है। रूस यूक्रेन में तैनात अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और उससे फायर होने वाली मिसाइलों को खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि उसके रॉकेट और ड्रोन हमले तेज हो गए हैं। रूस ईरान से मिली कामिकाज़े ड्रोन से हमला करता है। एक कामिकाज़े ड्रोन की कीमत भारतीय रुपए में करीब 19 लाख रुपए होती है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल फायर करता है। डिफेंस सिस्टम की एक मिसाइल की कीमत करीब 33 करोड़ रुपए होती है। मतलब ये कि रूस सस्ते ड्रोन से हमले कर रहा है और इन हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन को करोड़ों की मिसाइल फायर करनी पड़ रही है। पुतिन की यही वो युद्ध नीति है जिससे यूक्रेन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही हथियार डालने को मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन के पास सैनिकों और हथियारों की कमी है, इसीलिए यूक्रेनी सेना अब रूसी धरती पर सिर्फ गुरिल्ला हमले कर रही है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेनी सेना ने भी रूसी धरती पर कई हमले की कोशिश की और सबसे बड़ा हमला ब्लैक सी में हुआ। ब्लैक सी में यूक्रेन ने रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर हमला किया। हमले में रूस का मिसाइल लॉन्च पैड तबाह हो गया। अवदीव्का में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया। अवदीव्का में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर भीषण हमले किए। अटैक में रूस के कई सैन्य वाहन जल गए। यूक्रेनी सेना ने ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना के 2 टैंकों को तबाह कर दिया। ब्लैक सी में यूक्रेन ने जिस तरह से हमला कर रूस के मिसाइल लॉन्च पैड को बर्बाद किया है, उससे क्रेमलिन बहुत गुस्से में है। रूस ने ब्लैक सी में युद्धपोत के 3 बेड़े भेज दिए हैं।
काला सागर में यूक्रेनी सेना की एक्टिविटी बढ़ने के बाद रूस ने समंदर में बारूदी माइंस बिछा दी। माना जा रहा है कि आधी रात को दक्षिणी यूक्रेन यानी ओडेसा और उसके आसपास के इलाकों पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। यह ऐसा हमला हो सकता है जो यूक्रेन की हार लिख दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दुनिया में नाटो और रूस में जंग का भय बढ़ता जा रहा है। तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। नेटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है, तो वहीं पुतिन भी नेटो से आर पार की प्लानिंग कर चुके हैं। एक रिपोर्ट से जानकारी सामने आई है कि पुतिन के पास नेटो से भिड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार है। जगह और वक्त भी फिक्स हो चुका है। दूसरी तरफ नेटो की सेना भी पूर्वी यूरोप में तुरंत सैनिक पहुंचाने को लेकर बर्फ में जंग लड़ने का अभ्यास कर रही है। नेटो और रूस से मिल रहे संकेतों से अंदाजा यही हो रहा है कि दुनिया इस साल के अंत तक जंग की एक बड़ी आग में झुलसने वाली है। युद्ध का आभास हुआ तो नेटो की इतनी बड़ी फौज वॉर मोड में आ गई। नेटो की विशाल सेना जंग का अभ्यास करने लगी। जरा सोचिए, युद्ध का आगाज हुआ तो क्या होगा। दुनिया बखूबी जानती है कि नेटो युद्धाभ्यास में यूं ही करोड़ों डॉलर नहीं फूंक रहा। यूं ही 90,000 सैनिक नहीं उतार दिए गए। यूं ही 80 से ज्यादा फाइटर जेट और 50 से अधिक युद्धपोत मिसाइलें बरसाने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। दुनिया में अब डर का एहसास यकीन में बदलने लगा है। एक रिपोर्ट ने इस यकीन को और पक्का कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का नेटो से जंग का प्लान तैयार है। पुतिन ने जंग के हर चरण को तय कर लिया है। जंग की जगह से लेकर जंग का वक्त तक तय है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध की शुरुआत भले ही 2024 के अंत तक हो, लेकिन पुतिन ने नेटो को घेरने का चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है। पुतिन के चक्रव्यूह का पहला चरण यूक्रेन से शुरू होगा, जहां मार्च में 2 लाख नए सैनिकों के साथ हमला होगा। मई में बाल्टिक देशों में रूस विद्रोह भड़काएगा। इन देशों में रहने वाले रूसी भाषी लोगों का इस्तेमाल होगा। साइबर अटैक किए जाएंगे। जुलाई में रूस बेलारूस में युद्धाभ्यास करेगा और कैलिनिनग्राड में सेना की तैनाती बढ़ाएगा। अक्टूबर तक रूस सुवाल्का कॉरिडोर में पोलैंड से युद्ध की शुरुआत कर सकता है। यानी 2024 के आखिरी 2 महीने तक नेटो के पास 2 विकल्प होंगे, और वो ये, या तो रूस से बातचीत की जाए या फिर युद्ध लड़ा जाए। पुतिन के नेटो से युद्ध लड़ने का यह प्लान रूस से एक्टिव किया जा रहा है, लेकिन ये युद्ध 31 देशों के समूह बनाम रूस ही नहीं रह जाएगा। इस युद्ध में किन देशों की एंट्री होगी, इसका अंदाजा पूरी दुनिया को कुछ महीने पहले ही हो चुका है। पुतिन की एंटी नेटो टीम का सबसे अहम सदस्य और सबसे बड़ा फाइटर साबित होने वाला है नॉर्थ कोरिया। किम जोंग पर पुतिन को इतना भरोसा है कि अब नॉर्थ कोरिया भविष्य में क्या करने वाला है, इसकी जानकारी रूस के राजनयिक देने लगे। नॉर्थ कोरिया की रणनीति से लेकर परमाणु परीक्षण तक इसकी जानकारी रूस के राजनयिक देने लगे। नॉर्थ कोरिया में तैनात रूस के राजदूत ने एक इंटरव्यू में बताया है कि नॉर्थ कोरिया युद्ध नहीं चाहता है। अमेरिका के उकसाने पर युद्ध होगा।
अमेरिका की रणनीति पर सब कुछ निर्भर है। अमेरिका के उकसावे पर नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है। इस रिपोर्ट से इतना तो साफ हो गया है कि नॉर्थ कोरिया में अब जो होगा वो रूस के इशारे पर ही होना है और रूस नॉर्थ कोरिया का अमेरिका और नेटो को चुनौती देने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। नेटो के खिलाफ रूस और चीन की मदद से नॉर्थ कोरिया के अलावा ईरान भी नेटो से युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। नेटो ने रूस और चीन की इसी रणनीति को देखने के बाद दुनिया में सबसे बड़े युद्ध में जीत हासिल करने का अभ्यास शुरू कर दिया है। जल, थल, नभ के साथ ही साइबर अटैक तक से निपटने की तैयारी की जा रही है। स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 के नाम से चल रहा यह युद्धाभ्यास शीत युद्ध के बाद नेटो का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास में कुल 32 देशों की सेना शामिल हो रही है। युद्धाभ्यास अलग अलग इलाकों में कई चरणों में चलेगा। इस युद्धाभ्यास में पूर्वी यूरोप में तुरंत सेना और मदद भेजने का अभ्यास किया जा रहा है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत रूस अपने पड़ोसी और छोटे देशों से कर सकता है। अमेरिका के पैराट्रूपर्स पूर्वी यूरोप में अभ्यास करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्विफ्ट रिस्पांस नाम दिया गया है। इसमें छोटे छोटे देशों को फौरन मदद देने का अभ्यास होगा। पोलैंड की सीमा पर नेटो के 20,000 सैनिक जमीनी लड़ाई का अभ्यास करेंगे। रूस के प्लान के मुताबिक नेटो से जंग की शुरुआत यहीं से होनी है। रूस से मुकाबले के लिए नेटो की सेना नॉर्वे की बर्फीली वादियों में एक्सरसाइज कर रही है, ताकि नेटो सेना बेहद कम तापमान और बर्फ के बीच लड़ाई के लिए तैयार रहे। नेटो का युद्ध अभ्यास महज जंग की तैयारी नहीं है, बल्कि अपने दुश्मन देशों को बड़ा मैसेज देना है कि अगर नेटो के खिलाफ जंग की तैयारी किसी ने की तो नेटो देश पूरी तरह से तैयार है। इस युद्धाभ्यास में नॉर्थ सी में नेटो के 50 से ज्यादा युद्धपोत आग उगलेंगे। ब्रिटेन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी भेजा है। नॉर्थ सी में नेटो देशों की नेवी एक दूसरे से तालमेल मिलाकर लड़ने का अभ्यास कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साल 1979 में अमेरिका ने ईरान पर पहला आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। अमेरिका की कोशिश ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और हथियारों की प्रोडक्शन को रोकना था, मगर 25 साल बाद भी ना तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका और ना ही हथियारों का प्रोडक्शन। ईरान की तरह उत्तर कोरिया पर भी अमेरिकी प्रतिबंध हैं, लेकिन किम जोंग का बारूदी जखीरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि ईरान और उत्तर कोरिया लाख प्रतिबंधों के बावजूद हथियार कैसे बना रहे हैं। इस सवाल का जवाब उन दस्तावेजों में छिपा है जो तेहरान से लीक हुए हैं। उत्तर कोरिया और ईरान अमेरिका के 2 सबसे बड़े दुश्मन, जिन पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से काटने की कोशिश की। अमेरिका की नीति थी उत्तर कोरिया और ईरान को बारूदी जखीरा बढ़ाने से रोकना।
मगर ना सन की तानाशाह की हथियार फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुका और ना ही IRGC के हथियार गोदाम भरने की रफ्तार धीमी हुई। ईरान बीते कुछ सालों से लगातार नए ड्रोन तैयार कर रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद से ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर बनकर सामने आया है। वहीं बीते एक दशक में उत्तर कोरिया का मिसाइल जखीरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सन की तानाशाह अमेरिका तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैयार कर चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और उत्तर कोरिया हथियार कैसे तैयार कर रहे हैं? ईरान और उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य शक्ति का राज क्या है? बारूद तैयार करने के लिए ईरान और उत्तर कोरिया के पास पैसा कहां से आ रहा है? इन सभी सवालों का जवाब है रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो बैकडोर से ईरान और उत्तर कोरिया को हथियार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद कर रहे हैं और ये पैसे हथियारों की डील के जरिए इन देशों तक पहुंचाया जा रहा है। इस बात का खुलासा उन दस्तावेजों से हुआ है जिनमें रूस और ईरान के बीच 6000 ड्रोन की सीक्रेट डील के सबसे ताजा सबूत दर्ज है। ये दस्तावेज एक हैकिंग ग्रुप ने लीक किए हैं जिनसे ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील का पूरा नेटवर्क एक्सपोज हो गया है। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे ईरान रूस को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसके बदले में रूस उसे सीक्रेट तौर पर मोटी रकम पहुंचा रहा है ताकि ईरान अपने एटमी और दूसरे हथियारों के प्रोग्राम को जारी रख सके। हैकर ग्रुप पराना नेटवर्क ने IRGC सहारा थंडर का सर्वर हैक किया। सहारा थंडर कंपनी के जरिए ही रूस और ईरान के बीच हथियारों की डील होती है। दावा है कि रूस ने बीते 2 सालों में ईरान से 6000 शाहिद 136 ड्रोन की डील की है। शाहिद ड्रोन को दस्तावेजों में सीक्रेट कोड दिया गया है। शाहिद 136 ड्रोन का कोड नेम डॉल्फिन 632 टाइप मोटर बोट है। रूस ईरान के बीच $1.75 बिलियन का सौदा हुआ है। रूस ईरान को गोल्ड के रूप में भुगतान कर रहा है। सिर्फ 2023 में 3 टन सोना रूस से ईरान भेजा गया है। दावा है कि बीते कई सालों से रूस ईरान के साथ इसी तरह से सीक्रेट डील कर रहा है और हथियारों के बदले सोना ईरान पहुंचा रहा है, जिससे बैकडोर से ईरान इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर अपने बारूदी जखीरे को बढ़ाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा है। सिर्फ ईरान ही नहीं, रूस उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की भी मदद कर रहा है। इस बात का खुलासा अमेरिका से आई एक सीक्रेट रिपोर्ट में किया गया है। रूस उत्तर कोरिया से ICBM मिसाइलें खरीद रहा है, जिसके बदले में रूस गोल्ड के रूप में भुगतान कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस उत्तर कोरिया की सीज संपत्ति को भी जारी कर रहा है। उत्तर कोरिया इस पैसे से कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में है। रूस उत्तर कोरिया को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ने की तैयारी में है। दावा है कि हाल ही में एक उत्तर कोरियाई कंपनी ने रूसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है। रूस ऐसा तब कर रहा है जब अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर दर्जन भर से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया दुनिया के किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। ईरान और उत्तर कोरिया पर इन प्रतिबंधों के जरिए अमेरिका की कोशिश थी उनकी बढ़ती ताकत को रोकना, मगर रूस के बैकडोर सपोर्ट ने अमेरिका की सभी कोशिशों को विफल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।